हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने 9th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर लिया है, जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। जी हाँ बच्चों, हम जानते हैं कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का यदि हम परिष्कृत कर देते हैं, उनका रूप बदल देते हैं, तो उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और उन वस्तुओं को हम किस में समावेश करते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। और द्वितीयक व्यवसाय को हम विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। और ये हमारा भाग 2 है। तो बच्चों, आप उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और बुक, और साथ में अपनी एटलस बुक भी, और मेरे साथ साथ अंकित करते रहेंगे उन महत्वपूर्ण स्थानों को जो इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम उद्योगों के वर्गीकरण के साथ में। जी हाँ बच्चों, हम देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा कि उद्योग 10 प्रकार के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक उद्योग इत्यादि। लेकिन बच्चों, हम उद्योगों का वर्गीकरण 4 आधार पर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आकार के आधार पर कि उन उद्योगों का साइज कितना है, क्या ये कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं या फिर बड़े पैमाने के उद्योग हैं। जी हाँ बच्चों, जो कुटीर उद्योग होते हैं वो कैसे होते हैं? घर के सदस्यों की सहायता से किए जाने वाले जो उद्योग होते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं, और इसमें जो पूंजी का जो समावेश होता है वो भी कम होता है। और इसके अलावा बाहर से श्रमिकों को नहीं बुलाया जाता है, यानी कि एक परिवार मिलकर ही जो उद्योग संचालित कर लेता है उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों आगे बढ़े, आकार के आधार पर दूसरा उद्योग है लघु उद्योग। लघु उद्योग के अंतर्गत क्या किया जाएगा? थोड़ी सी पूंजी को बढ़ाया जाएगा, बाहर के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक डिफरेंस है कुटीर उद्योगों में और लघु उद्योगों में। और यदि हम आकार के आधार पर बात करें तीसरे उद्योग की, जो कि है बड़े पैमाने के उद्योग, तो बच्चों हम जानते हैं ऐसे उद्योग बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री। ये सब किस में आएंगे? बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़े और देखें उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा आधार, और वो है कच्चे माल के आधार पर। जी हाँ बच्चों, इस आधार पर हम 5 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। चीनी उद्योग में माल कहाँ से प्राप्त होगा हमें? कृषि से, यानी कि गन्ना उसका कच्चा माल है। उसी प्रकार बच्चों सूती वस्त्र में भी हमें कपास कहाँ से प्राप्त होती है? कृषि से प्राप्त होती है। तो ऐसे उद्योगों को हम रखते हैं कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इसमें बात करें दूसरा उद्योग है, और वो है खनिज आधारित उद्योग। तो इसमें नाम आ जाएगा लोहा इस्पात उद्योग का। खनिजों से हमें कच्चा लोहा अयस्क प्राप्त होता है, और हम संशोधित करके उसका लोहा इस्पात बना देते हैं। तीसरा उद्योग है रसायन उद्योग, और रसायन भी कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? धरातल के अंदर से प्राप्त होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री इसी पर ही आधारित होती है। इसके अलावा बच्चों चौथा है वन आधारित उद्योग। जी हाँ बच्चों, फर्नीचर उद्योग और कागज उद्योग किस पर आधारित है? वन आधारित उद्योगों में ही उसका नाम आएगा। अगला उद्योग है बच्चों पशु आधारित उद्योग। यदि हम ऊनी वस्त्रों की बात करें, हम चमड़ा उद्योग की बात करें, तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? पशुओं से उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए हैं 2 प्रकार के उद्योग, आकार के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो अगला नाम है वो है उत्पाद के आधार पर। इसमें नाम आता है मूलभूत उद्योग का और उपभोक्ता सामान का। मूलभूत उद्योग के अंतर्गत किसका नाम आता है बच्चों? लोहा इस्पात उद्योग का नाम आता है। लोहा इस्पात उद्योग से ही अन्य उद्योगों के लिए हमें सामान प्राप्त होता है। उसी प्रकार बच्चों जो उपभोक्ता सामान है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन काम आते हैं, उनको हम उपभोक्ता सामानों के अंतर्गत रखते हैं। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं अगला प्रकार स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी हम उद्योगों को 3 भागों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र।
इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में। सबसे पहले हम देख लेते हैं आकार के आधार पर हमने किस प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण किया है। हम अलग अलग टुकड़ों के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला भाग क्या है? आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। बच्चों, हमने यहाँ पर उद्योगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। इसमें से जो पहला भाग है आकार के आधार पर, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से अपना चार्ट बना लेंगे और अपनी नोटबुक के अंतर्गत उसे अंकित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि आकार के आधार पर सबसे पहले आता है कुटीर उद्योग, फिर लघु उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। नोट करना शुरू करेंगे हम किसके बारे में? कुटीर उद्योग के बारे में। आप इस प्रकार से अपनी हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? टोकरियों का निर्माण कर रहे हैं। और इसी प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योगों के अंतर्गत शामिल करते हैं। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है और इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, यानी जो कच्चा माल है वो स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता है। वह कम पूंजी तथा दक्षता से, ठीक है बच्चों, इसमें जो पूंजी होती है वो कितनी होती है? बहुत ही कम पूंजी होती है। हम देख सकते हैं कि एक परिवार की जो पूंजी होती है उसी को ही शामिल किया जाता है। और दक्षता से साधारण औजारों के द्वारा परिवार के सदस्यों का, बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या नोट करना है हमें? जो परिवार के सदस्य होते हैं वो ही कुटीर उद्योग को संभालते हैं, के साथ मिलकर घरों में ही अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हमने अभी यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से एक परिवार टोकरियों का निर्माण कर रहा है। निजी उपभोग के बाद में शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं, यानी कि उसे बेच देते हैं। आगे बढ़ें और देखें, भारत के जो गांव हैं वो कुटीर उद्योग के विकास के कारण आत्मनिर्भर थे। जी हाँ बच्चों, यदि हम आज़ादी से पहले की बात करें तो प्रत्येक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। प्रत्येक गांव में वो सारे कार्य होते थे जो उनको फिर बाहर जाना नहीं पड़ता था। ठीक है बच्चों, गांव में ही लुहार, सुनार, कुम्हार, नाई, चर्मकार और बढ़ई आदि स्थानीय मांग की वस्तुओं की पूर्ति करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था कुटीर उद्योग। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लघु उद्योग के बारे में। लिखना स्टार्ट करें। इन्हें हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये समानता है कुटीर उद्योगों में और लघु उद्योगों में। इसमें अर्ध कुशल श्रमिकों व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, इस तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि परिवार के सदस्यों के अलावा बाहर के व्यक्तियों को भी हम शामिल कर लेते हैं और इसमें मशीनों का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, मशीनें यहाँ पर आपको सिलाई की मशीनें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा यदि कोई और उद्योग है तो उसमें हम भी यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उद्योग विकासशील देशों की सघन बसी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाती है, जिससे स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्रय शक्ति का मतलब है परचेजिंग पावर से, यानी लोगों के हाथों में पैसा आता है और लोग बेरोजगार भी नहीं रहते हैं और साथ ही साथ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे। लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग में मुख्य अंतर यह है कि लघु उद्योगों में मशीनों एवं चालक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा वेतनिक श्रमिक भी रखे जाते हैं। यानी अब बात कर रहे हैं हम कि एक परिवार से के अलावा इसमें सदस्य इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्हें वेतन भी दिया जाता है, जबकि कुटीर उद्योगों में ऐसा नहीं होता है। परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें वेतन देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसके अलावा उसमें मशीनों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आजकल जो कुटीर उद्योग हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है और बहुत कम लोग हैं जो कुटीर उद्योग करते हैं। कपड़े, कागज़ का सामान, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, डेयरी उत्पाद, खाने के तेल निकालने के उद्योग, जिसे हम क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में घाणी बोलते हैं, धातु के बर्तन, चमड़े का सामान आदि लघु उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। वैसे तो उद्योगों का नाम आते ही हमारे मन में कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने सीमेंट उद्योग का एक पिक्चर बताया हुआ है आपको। ये जो उद्योग होते हैं
इनमें बड़े बड़े शक्ति के साधन होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इस पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्पादों का निर्माण होता है। लिखेंगे बच्चों इसके बारे में। बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, विशाल बाजार, कुशल श्रमिक और उच्च प्रौद्योगिकी व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो इन उद्योगों को संचालित करते हैं। आपने नाम सुना होगा, भारत में टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी ग्रुप, ये सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं। इन उद्योगों का सूत्रपात औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ और इन उद्योगों में उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा करने लायक वो उत्पाद बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो विश्व के अंतर्गत पिछड़ जाएगा और उस उत्पाद को कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो बहुत ही विशिष्टीकरण होता है और इसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की महत्वपूर्ण विशेषता है और उत्पादित माल को निर्यात भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंतर्गत वॉल्यूम पर ध्यान दिया जाता है, बल्क में सामान बनाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा सामान बनाया जाता है और विशिष्टीकरण होते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आगे लिखेंगे हम, बड़े पैमाने के उद्योग आरंभ में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, रूस, जापान आदि देशों में लगाए गए, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो विश्व के सभी देशों में क्या है, अब बड़े बड़े उद्योग हैं। सीमेंट, सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात उद्योग इसके उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या जाना, आकार के आधार पर उद्योगों को। अब हम देखेंगे कौन से उद्योग, कच्चे माल के आधार पर। ठीक है बच्चों, ये उद्योगों का वर्गीकरण हमने किया था 4 आधार पर, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, आकार के आधार पर उद्योग पढ़ चुके हैं। अब किसकी बारी है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को पढ़ने की। तो बच्चों आप इसे नोट कर लेंगे। कच्चे माल के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा है, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, यानी कि वो उद्योग जिनका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो लिखेंगे बच्चों, कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार माल को ग्रामीण व नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। इसे आप विक्रय करेंगे बच्चों। ठीक है, ये विक्रय शब्द है। हम यहाँ पर एक सूची बनाकर लाए हैं आपके सामने कि किस प्रकार से कृषि आधारित उद्योग होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, इसका माल कहाँ से आएगा, कॉटन यानी कि कपास, कृषि कार्य से आता है। रेशमी वस्त्र उद्योग, इसमें भी जो रेशमी वस्त्र में जो कीड़ा जो लार उत्पन्न करता है उसकी भी कृषि की जाती है। जूट उद्योग में जूट कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि कार्य से पैदा होता है। पेय पदार्थ उद्योग जैसे कि चाय, कहवा और कोको, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, बागानों से प्राप्त होते हैं। भोजन प्रसंस्करण उद्योग जैसे कि चिप्स उद्योग, पेय पदार्थों का उद्योग, मसाले उद्योग, आटा, बेसन, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, भोजन प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और इसका कच्चा माल भी हमें प्राथमिक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, कहाँ से, कृषि से। वनस्पति घी उद्योग, घी कहाँ से बनेगा, दूध से बनेगा। ठीक है बच्चों, और डेयरी फार्मिंग भी कृषि का एक प्रकार होती है। और रबड़ उद्योग में भी रबड़ हमें कहाँ से मिलता है, बड़े बड़े बागानों से मिलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं खनिज आधारित उद्योगों की। यह हमारा दूसरा प्रकार है। इन उद्योगों में खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर भी हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, मशीन व औजार, रेल इंजन, कृषि औजार, सीमेंट और भवन व सड़क का जो निर्माण होता है वो किनसे होगा, खनिजों पर आधारित उद्योगों से ही होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें और देखेंगे हम तीसरा उद्योग, और वो है रसायन आधारित उद्योग। जो केमिकल इंडस्ट्री है उनमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, केमिकल से प्राप्त होता है। तो बच्चों लिखेंगे हम उन उद्योगों के नाम, रासायनिक उर्वरक उद्योग, पेंट वार्निश, प्लास्टिक, औषधि, कृत्रिम रेशे और नमक, गंधक और पोटाश हमें कहाँ से मिलते हैं,
रसायनों से ही मिलते हैं। आगे बढ़ें। चौथा है वनोत्पाद आधारित उद्योग, यानी कि इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कागज व लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई उद्योग और लाख उद्योग। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस उद्योग। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे पांचवा उद्योग जो कि है पशु आधारित उद्योग। चमड़ा और ऊन कहाँ से प्राप्त होगी? हमें पशुओं से प्राप्त होगी। ठीक है, लिखेंगे हम चमड़ा व ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल होता है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा व ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत किए हुए 5 उद्योग थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा प्रकार। हमने 2 प्रकार देख लिए हैं, पहला था आकार के आधार पर और दूसरा था कच्चे माल के आधार पर। बच्चों हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। उत्पाद के आधार पर हम बाद में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम मूलभूत उद्योगों में किसकी चर्चा करेंगे? लौह इस्पात उद्योग की हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अभी तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं स्वामित्व के आधार पर, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं उसमें जो उद्योग पर स्वामित्व होता है वो किसका होता है? सरकार का होता है। ठीक है बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, सार्वजनिक मतलब सरकारी नियंत्रण में जो उद्योग होते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें एयर इंडिया की, दामोदर घाटी निगम, BSNL और ONGC, तो ये किसके नियंत्रण में है? भारत सरकार के नियंत्रण में है। उसी प्रकार बच्चों कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आप भारत की बात करें तो टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, एयरटेल कंपनी, बिरला कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी और इसमें सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार एक और क्षेत्र होता है संयुक्त क्षेत्र। इसमें सरकार का भी स्वामित्व होता है और निजी कंपनी का भी स्वामित्व होता है, इसीलिए नाम से ही स्पष्ट है संयुक्त, यानी इसमें दोनों ही लोगों की सहभागिता होती है, पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि सरकारी और निजी, और ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। बच्चों इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। हालांकि ये एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या समझना है? हमें समझना है सार्वजनिक क्षेत्र कहाँ होते हैं ज़्यादा, निजी क्षेत्र कहाँ होते हैं और संयुक्त क्षेत्र कहाँ होते हैं। इसीलिए हमें अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार के बारे में समझना जरूरी है। जी बच्चों, हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? पढ़ लेते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, ये सब कौन तय करता है? बाजार तय करता है, और इसमें सरकार की कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि सारा का सारा मामला किसके हाथ में है? निजी हाथों में है। सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, कीमतें सरकार तय नहीं करती है, बल्कि कौन तय करते हैं? निजी लोग तय करते हैं। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार बच्चों एक और अर्थव्यवस्था होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सभी का फैसला कौन करती है? सरकार करती है। बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार ही सारे फैसले लेती है। उसी प्रकार बच्चों एक और अर्थव्यवस्था होती है, उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होगा? नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ लक्षण तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आएंगे और कुछ लक्षण साम्यवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जरूरी है पढ़ना। अब आप समझेंगे इसकी उपयोगिता। हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। जैसे कि बात करें हम ONGC की, वो किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है।
साम्यवादी देशों में, यानी कि ऐसे देश जहां पर उद्योगों पर नियंत्रण किसका होगा, सरकार का होता है, अधिकांश उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया कि हमने क्यों पढ़ा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी हमने पढ़ी थी। ये देखिए, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निजी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में। लिखेंगे हम, इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है और पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र में होते हैं। आगे बढ़े और देखेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनका संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या फिर किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। और बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र, और इन दोनों के ही प्रयासों से इस प्रकार की कंपनियां संचालित होती है। तो बच्चों हमने क्या जाना, 3 प्रकार के उद्योगों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज उद्योगों का वर्गीकरण एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।